हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, what are the various accounting principles which we have to follow in the procedure to record the transactions in the book। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which has its own principles, own rules under which we perform the accounting activities। अकाउंटिंग क्या पढ़ा था हमने? अकाउंटिंग एक साइंस होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन or conducted adopted by accountant universally while recording the transactions। accounting क्या है? These are the rules of action और conduct, यानी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। मीन्स दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस अंडर विच वी परफॉर्म आवर अकाउंटिंग वर्क। ये वो सारी गाइडलाइंस का सेट है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें, कुछ फीचर्स पढ़े हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फीचर पढ़े तो सबसे पहले जो फीचर होती है, दीज आर मैन मेड। ये मैन मेड प्रिंसिपल्स है, लोगों ने अपने बेस्ट एक्सपीरियंस, अपने सजेशन की हेल्प के डिपेंड करके इनको बनाया है। सबसे पहले दीज आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। सेकंड, दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ये परमानेंट नहीं होते, टाइम्स के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं। थर्ड प्रिंसिपल क्या होता है? दीज प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि ये पूरी कम्युनिटी के द्वारा, लोगों के द्वारा एवरीवेयर दे आर एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स। क्लियर? अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिवाइड करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स। सेकंड होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक एक करके हम इनके डिटेल्स पढ़ते हैं कि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठिए और साथ साथ नोट करते जाइए। वीडियो को पॉज करिए, जो जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं एक अच्छे नोट्स की फॉर्म में मैंने ये सारे प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए पढ़ते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशंस होती क्या है? ये वो अजम्पशंस होती है जो हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय एवरी अकाउंटेंट अपने दिमाग में एज्यूम करके चलता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है? दीज आर द अजम्पशंस विच आर प्री एज्यूम्ड। ये प्री एज्यूम्ड है टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट्स। ये दीज अजम्पशंस गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। ये बताता है कि हमें ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर? तो अकाउंटिंग अजम्पशंस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड थर्ड एक्रूअल अजम्पशन। ये अकाउंटिंग अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है जो हर अकाउंटेंट को फॉलो अप करना पड़ता है।
चलिए फर्स्ट अजम्पशन की बात करते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय गोइंग कंसर्न अजम्पशन? देखो गोइंग कंसर्न वर्ड क्या बता रहा है? गोइंग कंसर्न जो लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार चलते रहे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये ही इस प्रिंसिपल की अजम्पशन है कि एज पर दिस अजम्पशन बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। बिजनेस की एक इनफाइनाइट लाइफ होती है, बिजनेस शेल कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर्स। बिजनेस एक लंबे पीरियड तक चलता रहता है, हमारी कोई भी इच्छा नहीं होती बिजनेस को बंद करने की। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। मेन यही दो वर्ड्स है इसके, ये दो लाइनें ही इस पूरे अजम्पशन का मीनिंग है। बेटा ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आपको बोर लगे, पर धीरे धीरे ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जब आप अपने जर्नल एंट्रीज करोगे तो ये सारे अजम्पशंस भी आप एज्यूम करके चलोगे। कि हमने क्या पढ़ा गोइंग कंसर्न अजम्पशन में कि बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस और स्केल डाउन आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को ना तो बंद करना चाहते ना उसको छोटा करना चाहते, बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहता है। अब इस प्रिंसिपल की, इस अजम्पशन की क्यों इंपॉर्टेंस होती है? इस अजम्पशन की हेल्प से वी कैन मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमने पढ़ा था, जिसका बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म्स तक मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। इस अजम्पशन की हेल्प से, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की हेल्प से वी डिस्टिंग्विश आवर एक्सपेंडिचर इनटू टू कैटेगरीज, वन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस प्रिंसिपल की मदद से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी जब हम अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसको बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के ध्यान दिए बिना हम एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक मशीन परचेज करी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज थी, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज थी, और इसकी अगर हम लाइफ लेते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर हम एज्यूम करते हैं 10 ईयर्स, तो एवरी बुक्स में जो मशीन फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट में वो 1 लाख रुपीज होगी, और एवरी ईयर 10% ऑफ 1 लाख रुपीज इज डेप्रिशिएटेड। उसको हम मशीन में धीरे धीरे डेप्रिशिएशन के फॉर्म में रिड्यूस करते हुए एवरी ईयर कितना रिड्यूस करेंगे? 10,000 रुपीज रिड्यूस करेंगे। यानी फर्स्ट ईयर के बाद मशीन की कॉस्ट हो गई 90,000, फिर 10% रिड्यूस किया। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर मशीन की वैल्यू रह गई 80,000। मीन्स आपने क्या समझा है इस अजम्पशन में कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है, हमारी कोई भी इच्छा नहीं होती बिजनेस को बंद करने की, और इसी बिजनेस के कारण हम अपने एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बिजनेस की, इस अजम्पशन की हेल्प से हम अपने एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके धीरे धीरे उसको डेप्रिशिएट करते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कंफर्म? सेकंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब देखो सेकंड अजम्पशन क्या है आपकी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि अपने आप को रेगुलर मेंटेन करना, रेगुलर एक ही सिस्टम को फॉलो अप करना। अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपने एक बार सेलेक्ट कर ली, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, उसको एवरी ईयर सेम रखते हैं। अब सर इसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हुआ कि मतलब कौन से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? बेटा आगे चल के जैसे आप पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड होता है WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो भी मेथड आप फर्स्ट टाइम असेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए यूज कर रहे हो, उस मेथड को आप ईयर टू ईयर फॉलो करोगे। क्यों फॉलो करोगे? अगर आपने मेथड एक जैसा रखा, कंसिस्टेंट रखा, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक जैसा मेंटेन किया, तो यू कैन कंपेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। आप अपनी परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल आपके लिए कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर टू ईयर। इस कंसेप्ट की मदद से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने में आसानी मिलती है और उसको पिछले साल की परफॉर्मेंसेस से कंपेयर करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपके पर्सनल बायस को रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो इस ईयर, जो भी आपने मेथड फॉलो किया उसको ईयर टू ईयर भी फॉलो करो, ताकि आप एक साल के प्रॉफिट या लॉस को, एक साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर सको विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अदर ईयर, प्रीवियस ईयर। क्लियर? अब इस मेथड में अगर देखो, अगर हम अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को कंपेयर नहीं कर सकोगे। इसलिए हमने कहा है कि आप अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एक बार फॉलो कर लो, एक बार स्टार्ट कर दो, उसे ईयर टू ईयर फॉलो करते रहो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कभी चेंज ही नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए उसके चेंज करने से होने वाले इम्पैक्ट्स को आपको बुक में शो करना पड़ेगा। अगर किसी भी अकाउंटेंट को लगता है कि हमें मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लाना है, तो स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आने के कारण फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ अब तक, उसको आप स्पेसिफाई जरूर करोगे। क्लियर? तो हमने दो अजम्पशंस पढ़ी। पहली अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जिसमें हमने सीखा कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है, हमें बिजनेस को क्लोज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं होती। उस अजम्पशन की हेल्प से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कि एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर लो उसको ईयर टू ईयर करते जाओ, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉफिट या लॉस को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सको विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड अजम्पशन होती है एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल अजम्पशन। ये अजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी आपको पड़ेगी। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है? यह अजम्पशन कहता है कि एक ट्रांजैक्शंस को बुक में जब रिकॉर्ड करो जब वो ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो कैश में सेटल हुआ हो या ना हुआ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पढ़ा हमने? एज पर दिस कंसेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड। जब ये ट्रांजैक्शन होता है, जब हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, नॉट व्हेन इट इज सेटल्ड इन कैश, चाहे कैश में ये सेटल हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है? रिवेन्यू को आप जब
रिकॉर्ड करोगे जब आपने सेल को कंप्लीट कर लिया, चाहे उससे कैश मिले या ना मिले। समझते हैं इसको एक बार। हम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर ये है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मान के चलिए हम एक अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब इस ट्रांजैक्शन में जब हम इस दिन जो भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने लगे, बिजनेसमैन ने एक सेल करी 15 मार्च 2021 में। उसने सेल करी 1 लाख रुपीस की, जिस फॉर ऑन क्रेडिट, ये सामान उसने उधार बेचा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। यानी उसने सेल कब करी? उसने सेल करी 15 मार्च 2021 को, बट जो उसने कैश रिसीव्ड किया है, उसने कैश रिसीव्ड किया है 15 मई 2021 में। अब ये सेल, ये जो इनकम है, ये इनकम कब की मानी जाएगी? ये इनकम आपकी जो कंसीडर करी जाएगी वो कंसीडर करी जाएगी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की इनकम, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपने अपनी सेल को कंप्लीट कर लिया। कैश बेशक आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांजैक्शन हमें कहता है, ये कंसेप्ट हमें समझाता है कि रिवेन्यू को सेल जब मानो जब वो कंप्लीट हो जाए, कैश मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी जब ही रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो रिवेन्यू अर्न करने के लिए खर्च किए जाएंगे, चाहे उस कैश को हमने अभी तक पे किया या नहीं किया। मान के चलिए हमने इसी ईयर को फॉलो करते समय हमने 31 मार्च को नोट किया कि अभी हमने जो जनवरी 2021 की, फरवरी 2021 और मार्च 2021, इन 3 महीने की सैलरी अभी तक हमने लेबर्स को पे नहीं करी, बट ये सैलरी, ये एक्सपेंसेस कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यही कंसेप्ट है आपका सिंपल सा एक्रुअल कंसेप्ट कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड, whether they settled in cash or not. Revenue is recorded when sales are made or services rendered, whether cash received or not. Similarly, expenses are recorded in the period in which they occurred, whether they are settled in cash or not. Clear? ये assumption भी आपके लिए बहुत important है। तो आज हमने अभी 3 assumptions पढ़ी है। पहली अजम्पशन पढ़ी है हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन हमने पढ़ी है कंसिस्टेंसी, कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एक बार फॉलो कर लो उसको रेगुलर कंसिस्टेंट में रहना चाहिए। और थर्ड हमने पढ़ी है एक्रुअल अजम्पशंस। एक्रुअल कंसेप्ट हमने थर्ड अजम्पशंस को पढ़ा है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थ्योरी टॉपिक है, बहुत लंबी क्लास जाएगी तो आप भी नेचुरल बोर हो जाओगे। इन तीनों अजम्पशंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब kariye, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।